हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। साथ ही आपका डिक्टेशन प्रैक्टिस जो यानी कि जो डिक्टेशन आपका होने वाला है उत्तराखंड नीट एग्जाम के लिए 22 सितंबर से जो डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप उसके लिए अच्छे से इस तरह की डिक्टेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की डिक्टेशन प्रैक्टिस वीडियो 5 सेकेंड में शुरू होगी। स्टार्ट। 40 साल पहले विलायत जाने वाले हिंदुस्तानी विद्यार्थी आज की तुलना में कम थे। स्वयं विवाहित होने पर भी अपने को कुंवारा बताने का उनमें रीति रिवाज सा पड़ गया था। उस देश में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं होते। विवाहित के लिए विद्यार्थी जीवन नहीं होता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्मचारी ही कहलाता था। बाल विवाह की प्रथा तो इस जमाने में ही पड़ी है। कह सकते हैं कि विलायत में बाल विवाह जैसा कोई चीज है ही नहीं। इसलिए भारत के युवकों को यह स्वीकार करते हुए शर्म मालूम होती है कि वे विवाहित हैं। विवाह की बात छिपाने का दूसरा एक कारण यह है कि अगर विवाह प्रकट हो जाए तो जिस कुटुंब में रहते हैं उसकी जवान लड़कियों के साथ घूमने फिरने और हंसी मजाक करने का मौका नहीं मिलता। यह हंसी मजाक अधिकतर निर्दोष होता है। माता पिता इस तरह की मित्रता पसंद भी करते हैं। वहाँ युवक और युवतियों के बीच ऐसे सहवास की आवश्यकता भी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक युवक को अपनी सहधर्मचारिणी स्वयं खोजनी होती है। अतएव विलायत में जो संभव स्वाभाविक माना जाता है उसे हिंदुस्तान का नवयुवक विलायत पहुंचते ही जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो परिणाम भयंकर ही होगा। कई बार ऐसे परिणाम भी प्रकट हुए हैं। फिर भी हमारे नवयुवक इस मोहिनी माया में फंसे पड़े थे। हमारे नवयुवकों ने उस मोहब्बत के लिए असत्याचरण पसंद किया जो अंग्रेजों की दृष्टि से कितनी ही निर्दोष होते हुए भी हमारे लिए त्याज्य है। इस फंदे में मैं भी फंस गया। 5-6 साल से विवाहित और एक लड़के का बाप होते हुए भी मैंने अपने आप को कुंवारा बताने में संकोच नहीं किया। पर इसका स्वाद मैंने थोड़ा ही चखा। मेरे शर्मीले स्वभाव ने, मेरे मौन ने मुझे बहुत कुछ बचा लिया। जब मैं बोल ही न पाता था तो कौन लड़की खाली बैठी थी जो मुझसे बात करती, मेरे साथ घूमने के लिए शायद ही कोई लड़की निकलती। मैं जितना शर्मीला था उतना ही डरपोक भी था। बेंटनर में
जिस परिवार में मैं रहता था, वैसे परिवार में घर की बेटी हो तो वह सभ्यता के विचार से ही सही मेरे समान विदेशी को घूमने ले जाती। सभ्यता के इस विचार से प्रेरित होकर इस घर की मालकिन की लड़की मुझे बेंटनर के आसपास की सुंदर पहाड़ियों पर ले गई। वैसे मेरी चाल कुछ धीमी नहीं थी, पर उसकी चाल मुझसे भी तेज थी, इसलिए मुझे उसके पीछे-पीछे घसीटना पड़ा। वह तो रास्ते भर बातों के फव्वारे उड़ाती चली, जबकि मैंने मुँह से कभी हाँ या कभी ना की आवाज भर निकलती थी। बहुत हुआ तो कितना सुंदर है कह देता, इससे ज्यादा बोल न पाता। वह तो हवा में उड़ती जाती और मैं यह सोचता रहता कि वापस घर कब पहुंचूंगा। फिर भी यह कहने की हिम्मत न पड़ती कि चलो अब लौट चले। इतने में हम एक पहाड़ की चोटी पर जा खड़े हुए, पर अब उतरा कैसे जाए। अपने ऊंची एड़ी वाले बूटों के बावजूद 20-25 साल की वह रमणी बिजली की तरह ऊपर से नीचे उतर गई, जबकि मैं शर्मिंदा होकर अभी यही सोच रहा था कि ढाल कैसे उतरा जाए। वह नीचे खड़ी हंसती है, मुझे हिम्मत बंधाती है, ऊपर आकर हाथ का सहारा देकर नीचे जाने को कहती है। मैं इतना पस्त हिम्मत तो कैसे बनता। मुश्किल से पैर जमाता हुआ, कहीं कुछ बैठता हुआ मैं नीचे उतरा। उसने मजाक में शाबाश कहकर मुझे शर्माए हुए को और अधिक शर्मिंदा किया। इस तरह के मजाक से मुझे शर्मिंदा करने का उसे हक था, लेकिन हर जगह मैं इस तरह कैसे बच पाता। ईश्वर मेरे अंदर से असत्य का विष निकालना चाहता था। बेंटनर की तरह ही ब्राइटन भी समुद्र किनारे हवाखोरी का मुकाम है। एक बार मैं वहां गया था। जिस होटल में मैं ठहरा था, उसमें साधारण खुशहाल स्थिति की एक विधवा बुढ़िया भी हवाखोरी के लिए आकर टिकी थी। यह मेरा पहले वर्ष का समय था, बेंटनर के पहले का। यहाँ सूची में खाने की सभी चीजों के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे थे। मैं उन्हें समझता न था। मैं बुढ़िया वाली मेज पर ही बैठा था। बुढ़िया ने देखा कि मैं अजनबी हूँ और कुछ परेशानी में भी हूँ। उसने बातचीत शुरू की। तुम अजनबी से मालूम होते हो, किसी परेशानी में भी हो। अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मंगाया है। धन्यवाद।